नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द शतक। मैं आपका साथी नरेश प्रजापति। आज हमारे साथ हैं संविधान के एक महान विद्यमान ताराराम जी मैना जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से निर्दलीय प्रत्याशी है। इनसे बातचीत भी करेंगे। राम राम साहब। जी साहब। अच्छा, आप एक निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण ये है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वे या तो अपनी उनकी नीतियां सही नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जिनकी नीतियां सही नहीं है, जन हितैषी नहीं है। और दूसरी जो पार्टियां हैं उनका अभी वजूद और वर्चस्व नहीं है। अच्छा। और वजूद और वर्चस्व नहीं होने की वजह से पार्टी के किसी सिंबल पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो जब तक पार्टी का इस्टेब्लिश होना या वो नहीं होता है तब तक संभावना नहीं बनती। और दूसरे छोटे मोटे जो राजनीतिक दल हैं वो भी हमारे साथ नहीं आते। इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और बड़ी पार्टियां जो है जो सत्ता में है वो पार्टियां पूरी तरह से जनता या देश के प्रति वफादार या ईमानदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं परफेक्ट तौर पे कहता हूँ कि उनकी नीयत और नीतियाँ जो है वो सही नहीं है, जन हितैषी नहीं है। अच्छा, तो इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से कांग्रेस से और आरएलपी का गठबंधन होकर उम्मीदवार बेनीवाल है और सामने बीजेपी से कैलाश चौधरी जी। और एक बीजेपी से आपको पता होगा, बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइनिंग किया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो विधानसभा चुनाव जीत गए। और मैं 3 महीनों में ही वो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा का चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा है और अभी निर्दलीय चुनाव लड़े। उनके बारे में बताइए, रविंदर सिंह जी के बारे में। खैर, मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, मगर पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें तो बात इसमें ऐसी है कि जैसे किसी राजपूत को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा और दोनों टिकट जो है जाट समाज को दे दिए गए। वो जाट समाज को नहीं है, व्यक्तियों को दिए गए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो वर्ग हमेशा सत्ता में रहा हो वो सत्ता से जब बाहर होता है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए रविंदर सिंह भाटी उस समय चुनाव लड़े। हालांकि उनके सामने 2-3 राजपूत और भी थे शिव में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ ये नाराज़गी जताई कि मुझे टिकट नहीं दिया। और जनता ने अथाह प्यार और लाड दिया उनको और दे करके उनको जो विधायक चुना निर्दलीय के तौर पे। ये फार्मूला भी हमने ही विधानसभा के चुनाव से 1.5-2 महीने पहले हमने दिया था कि अब की बार निर्दलीय सरकार, और उसी का जो है फ़ायदा मिला। प्रियंका जी को भी मिला, इधर रविंदर सिंह जी को भी मिला और वे चुनाव जीत करके निर्दलीय के बतौर वो विधानसभा में गए। लेकिन बात ये थी कि जो कमिटमेंट उन्होंने किए थे जनता के साथ कि मैं एज ए विधायक 5 साल तक जनता की सेवा करूंगा और जनता के साथ में और उनके बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझूंगा और जो है उनके लिए आगे काम करूंगा। लेकिन तुरंत ही 3 महीने के अंदर ही ये डिसीज़न ले लेना कि अब मैं विधानसभा में नहीं रहूँगा और मैं लोकसभा में जाऊँगा, तो ये शायद मुझे लगता है कि जनता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होगा। फिर उनकी अपनी सोच होगी, कुछ भी होगा, अगला प्लान होगा। हो सकता है उनकी जनता भी उनके साथ में हो और वो भी चाहती हो कि चलो हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन इनको लोकसभा में जाना चाहिए, तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि जो सत्ता रूट में रहे हुए लोग हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं कि हम सत्ता जो है हमारे पैरों में, कदमों में रहे। वरना वो कभी सांगाराम जी ने टिकट मांगा तो उनको तो नहीं दिया, ठीक है ना। प्रचार भी किया उन्होंने। हाँ, वो मेरे से पहले 4 महीने से मैं जब मताधिकार जागरूकता अभियान चला रहा था तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ सांगाराम जी के पोस्टर मैं देख रहा था और मुझे भी ऐसी उम्मीद लगी थी कि शायद इस बार जो अपने आप को मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं या मूल ओबीसी कहते हैं उन लोगों का भी शायद नंबर आएगा और वो भी संसद में जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि उनको टिकट नहीं मिला तो मैंने उनको ऑफ़र भी किया था, मैं कहा आप निर्दलीय चुनाव लड़ लो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने कैलाश चौधरी का दिया उसके बाद से सांगाराम जहांगीर का नाम एकदम से गायब हो गया है। पता नहीं कहाँ गए हैं वो। नहीं तो लोकसभा चुनाव में किसी प्रसार में आए हैं बीजेपी के और नहीं उन्होंने निर्दलीय चुनाव। वो एक नेचुरली बात है कि चलो उनका एक लगाव पार्टी के साथ में और विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पार्टी के साथ में जुड़ाव और लगाव, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल रहता है तो हर आदमी ये तो उम्मीद करता ही है ना कि भाई मैं भी कहीं अहम भूमिका में आऊँ। और जब उनको ये लगा कि मैंने 4 महीने तक इतनी मेहनत की उसके बावजूद भी मुझे कोई तवज्जो नहीं दी
तो फिर उनका हो सकता है वो थोड़ा हताश निराश हो गए हों। तो मैंने सुना कि वो यहाँ नहीं है, तमिलनाडु चाइना चले गए, चेन्नई चले गए हैं, तो शायद यही कारण रहा होगा। बाकी तो क्या कारण हो सकता है, वो प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक अपने देखो तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जैसे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अपने पचपदरा में लगी है, बालोतरा में, उनमें अपने स्थानीय लोगों को जगह नहीं दे के बाहर के लोगों को ज़्यादा नौकरी दी गई। उनके बारे में आपकी प्राथमिक भूमिका रहेगी कि स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार दिलाएं। देखो, ये सिस्टम के अनुसार होता है और भारतीय संविधान के अनुसार होता है कि जहाँ पर भी कोई भी इंडस्ट्री डाली जाती है तो लैंड तो वहाँ की ली जाती है ना, ज़मीन तो वहाँ की जाती है। ज़मीन अगर वहाँ की ली जाती है तो पहली प्राथमिकता ही वहाँ के लोगों की होती है। जैसे ट्राइब्स एरिया के अंदर इंडस्ट्री डाली गई, यहाँ पर रिफाइन डाली, तो पहली प्रायोरिटी यहाँ के लोगों की है। लेकिन समस्या क्या है कि वो यहाँ के लोगों को नहीं देना चाहते। नहीं देने का रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों को अगर दे दिया तो यहाँ के लोग संपन्न हो जाएंगे और अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना सिर ऊंचा उठा कर लेंगे, मान सम्मान का उनका जो बड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए वो लोग इनको बाहर रख के, और बाहर के जो लोग हैं अन्य स्टेट के लोग, उनको ला करके यहाँ पर रोज़गार देते हैं। उसमें रोज़गार देना उनका उद्देश्य नहीं है कि बाहर से, बिहार से ले आए, यूपी से ले आए, झारखंड से ले आए, उनको ला करके यहाँ पर काम दे दिया। रोज़गार देना उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य है उनका शोषण करना, क्योंकि वो बैंडेड लेबर की तरह है। वो जब घर छोड़ के एक आदमी झारखंड से आता है, ठीक है, दूसरा बंगाल से आता है, और वो यहाँ काम करता है, तो कल भाग के तो नहीं जा सकता, या फिर अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। उसे एक बैंडेड लेबर की तरह, एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। हाँ, तो वो उनको बंधुआ मजदूर चाहिए, बंधुआ मजदूर चाहिए। यहाँ का आदमी जो है वो टाइम मांगेगा कि भाई मैं 6 बजे ड्यूटी ख़त्म, मैं चला जाऊँगा, ठीक है ना, मेरा 5 बजे तक रहेगा, या जो भी है कि छुट्टी चाहिए वो चाहिए, ठीक है, या फिर वो वेतन बढ़ाने की बात कर सकते हैं, और भी बातें कर सकते हैं। उनके अंदर जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रिफाइनरी में, उसके अंदर वे लोग लेबर बाहर से लाते हैं ताकि वे लोग 12 घंटे काम कर सके, आधी रात को भी उनसे काम लेना हो तो लिया जा सके, और उनको पैसा भी कम दिया जाता है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो वो मजबूर होते हैं, तभी तो आते हैं, वरना क्यों आएंगे। हम ये इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि हम बाहर वालों को बाहर भगा देंगे। हमारा ये नहीं है कि भाई हम झारखंड और बिहार वालों को यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर उनकी योग्यता है, एबिलिटी है, और उनको एक संवैधानिक तौर पर जिस प्रकार से एक एम्प्लॉय का सिस्टम होता है उसके अनुसार अगर वो रहेंगे या हम रखेंगे तो वो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एबिलिटीज़ होती है तो होता है, ये इंडिया लेवल का मामला होता है, इसमें कोई बाहर की बात नहीं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर स्थानीय लोगों को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये हम लोग करेंगे, हम करेंगे, कह नहीं रहे हैं, करेंगे। ये होती है, यही नहीं है, हम उसके लिए लड़ेंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोगों को एक रेशियो में मान लें कि हम लोग 30-70 का रेशियो मान लें कि भाई 30% 40% लोग जो है वो बाहर वाले भी यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल का मामला है। लेकिन 70% 60% लोग जो है वो लोकल के रहें ताकि इनको भी रोज़गार उपलब्ध हो, इसलिए हम लोग इनके लिए लड़ेंगे। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में तो मामला ये है कि शिक्षा का तो इन लोगों ने भट्ठा बिठा दिया है पूरी तरह से। सरकारी स्कूल जो हैं या फिर जो एजुकेशन जिसके तहत ये संविधान के आर्टिकल 45 के अंदर दिया हुआ है कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही निःशुल्क और अनिवार्य, यानी कंपलसरी और फ्री, ये देने का प्रावधान है। लेकिन इन्होंने चिकित्सा को और शिक्षा को दोनों को ही ख़त्म कर दिया प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। आज प्राइवेटाइजेशन करके एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हर आदमी उस एजुकेशन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और चिकित्सा को भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इतना महंगा कर दिया है कि आदमी अपनी ज़मीन भी बेचे तो वो इलाज नहीं करवा सकता। ये सरकारें जो है इन जिम्मेदारियों से हट गई है, और हमारे लोगों ने भी इसके ऊपर सीरियसली ध्यान नहीं दिया। तो हमारा ये सिस्टम रहेगा कि जो हम अगर एमपी बनते हैं तो हमारी मांग पार्लियामेंट में ये होगी, या पार्लियामेंट में हम इस बात पे दबाव बनाएंगे कि जो भी प्राइवेटाइजेशन है उसको ख़त्म किया जाए, और जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का दर्जा दे करके उन स्कूलों का जो है वापस राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकारीकरण किया जाए, और उसके अंदर रहने वाले प्रत्येक स्टाफ को एक सरकारी स्टाफ की हैसियत से सुख सुविधाएँ दी जाए, और बच्चों को जो है एक कॉमन एजुकेशन हो, पूरे देश के लिए एक शिक्षा हो, कहीं अलग नहीं हो,
पूरे देश की जो एजुकेशन वो एक होनी चाहिए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो संविधान में प्रावधान है उसके मुताबिक 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो और उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए उन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप की है, चाहे और भी किसी प्रकार की है, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, वो मुहैया करवाई जाए जो पहले थी, जिसे आज ख़त्म कर दिया गया। शिक्षा और चिकित्सा ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसी के साथ साथ तीसरा मुद्दा, शायद आप वही सवाल पूछने वाले होंगे तो मैं पहले ही जवाब दे दूँ आपको, रोज़गार का मामला। तो रोज़गार के मामले में मैं आपको बताना चाहूँ कि रोज़गार इस देश के अंदर इतना पड़ा है कि हाथ कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। दुनिया के अंदर लोग मशीनों से काम क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग जो है काम करते हैं तो काम हाथ कम पड़ जाते हैं, तो वह मशीनों का उपयोग होता है। भारत के अंदर मशीनों का काम उपयोग होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेकार करने के लिए, जबकि काम इतना है कि लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हाथ को काम मिल सकता है, लेकिन देने की नीयत होनी चाहिए। देना नहीं चाहते हैं। यही लड़ाई हमारी है कि प्रत्येक बेरोज़गार को रोज़गार दिया जाए, स्त्री और पुरुष का बिना लिंग भेद किए, और प्रत्येक स्टूडेंट को यानी बालक को जो शिक्षा दी जाए उसका अधिकार है। आगे अगर उसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जैसी भी उसकी चॉइस है उसके अनुसार उसको एजुकेशन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये हमारा इसमें रहेगा। अच्छा, तो एक बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो पानी के पाइप तो गवर्नमेंट ने लगवा दिए, मगर उनमें पानी नहीं आ रहा है, तो उसका नहीं, पानी का अगर हम कहें तो मेरे ख्याल से 75 साल का मैटर है ये। और 75 साल में हम लोग अपने नागरिकों को, जिसकी लगभग मेरे ख्याल से 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई है, 4 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, ठीक है ना, 4थी पीढ़ी जिंदा है, लेकिन 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई। और 5वीं पीढ़ी शुरू होने के बावजूद भी 75 साल के अंदर हम देश के नागरिकों को पानी नहीं दे पाए। इससे बड़ा और कोई शर्मनाक मामला हमारे देश के लिए हो नहीं सकता, ठीक है ना। शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, इसके सारे प्रावधान हैं, ठीक है ना। उसकी अपनी सुविधाएं, अपना मान सम्मान, ये सारी उसके हक हैं। वो हक तो मिले ना मिले, जो लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं अभी बॉर्डर साइड में घूम के आया, ठीक है ना, और वहाँ पर मुझे लोगों ने कहा कि साहब हमारे पानी का क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि हर घर नल, हाँ, तो हर घर नल के बारे में तो लग गया, मगर पानी नहीं आ रहा। नल ही लगेगा, नीर नहीं आएगा, नल ही लगेगा। नल लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि हर घर नल ये एक परियोजना है। इस परियोजना में अरबों खरबों रुपया लगना है। तो जो उनके चहेते हैं, पार्टियों के फाइनेंसर हैं, पार्टियों को फंड देने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये टेंडर दे करके, घर घर तक पाइपलाइन बिछवा करके, वहाँ टूटी लगा करके वो पैसा तो उठा लेंगे, पैसा खा लेंगे परियोजना के तहत, लेकिन पानी जो रियल में जाना होगा वो नहीं जा पाएगा। वो जाने के लिए एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अनुसार अगर काम करे तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले लोग कुओं से पानी लाते थे तब भी जिंदा थे, ठीक है ना। अभी वो घर घर नल की बात कर रहे हैं तब भी लोग जिंदा हैं, लेकिन फिर भी लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हमें पीने का शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या हमें पानी पैसे देकर डलवाना पड़ रहा है। इस देश के अंदर पानी की भी तस्करी हो रही है। डोडा, अफीम, सोना चांदी, हीरे जवाहरात की तो होती थी, अभी तो रेत की भी, मिट्टी की भी, बजरी की भी तस्करी हो रही, और ठीक वैसे ही उसके साथ साथ पानी की भी तस्करी हो रही। पानी के टैंकर भी 1000-1500 रुपये हम लोगों को डलवाने पड़ रहे हैं। एक आदमी अगर 2 टैंकर डलवाता 3000 रुपये का पानी डलवाएगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या बच्चों की फीस भरेगा, कैसे बच्चों को सुविधाएं देगा? तो पानी एक पहली प्रायोरिटी है, और पानी सरकार चाहे तो पानी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज से 75 साल पहले ही हर घर नल और पानी खोलते ही पानी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई, मैं इसको मानता ही नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उन्होंने जो रेलवे चलाया था, तो रेल तो पानी से चलता था ना, उस समय तो भाप से चलता था, डीजल वीजल नहीं थे। तो भाप में कितना पानी चाहिए था? भाप तब बनती थी जब हज़ारों लीटर पानी जब जलता था, तब जा कर के भाप बनती थी। तो उस समय पानी की कमी नहीं थी। पानी की कमी नहीं है, कमी है नीयत की। वे देना नहीं चाहते। देना क्यों नहीं चाहते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देना इसलिए नहीं चाहते कि वो जानते हैं कि अगर इनको पानी दे दिया तो ये शिक्षा मांगेंगे, शिक्षा दे दी तो ये रोज़गार मांगेंगे, रोज़गार दे दिया तो ये हक अधिकार मांगेंगे, सत्ता मांगेंगे, ठीक है ना, सड़कें मांगेंगे, बिजली मांगेंगे,
ये सारी चीज़ें मांगेंगे, इसलिए इनको पानी तक ही सीमित रखा जाए। इसलिए 75 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आता है और पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। और 5 साल तक लोगों की आंखों में पानी बहता रहता है, लोगों की आंखों में पानी बहता रहता है 5 साल। और 5 साल बाद नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए, लोग कहते हैं साहब हमारे पानी की, हाँ मुझे वोट दे दो, मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगा। अरे पानी कोई बड़ी बात नहीं है, पानी तो कोई है ही नहीं, मैं उसको मानता ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। ये समस्या बनाई हुई समस्या है, पैदा की हुई समस्या। तो मैं अभी चुनावी यात्रा चल रही है, हमारी चुनावी यात्रा के दौरान हम गए थे जालोर। तो जालोर गए थे तो जालोर में पानी का आपको पता है एक नहर बहता है, और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ खारा पानी मिलता है। तो वहाँ भी नहर चलते हुए लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ अपने पानी की कैसे व्यवस्था हो सकती है? देखिए यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है कि जिस क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जो भी है, तो अगर वहाँ पर जैसलमेर, जहाँ पर कभी उसको डेजर्ट, आज भी डेजर्ट ही कहा जाता है, लेकिन आज वो डेजर्ट है, अभी हम लोग इस चुनाव के लिए या फिर जागृति के लिए, फिर ये जो मामला है हमने देखा वहाँ पर कि आज वो चमन हो गया, वहाँ नहर आ गई, वहाँ पर पानी भी, ग्राउंड वाटर भी आ गया। तो अगर नहर लाई जाए और नहरों से पानी पहुँचाया जाए तो कोई नहीं है। मैं आपको एक ही सवाल कहा ना कि पानी जो है देना नहीं चाहते, बस इतना ही है, पानी देना नहीं चाहते। पानी है, ठीक है। पहले आदमी जब नहाता था तो सप्ताह में 1 बार नहाता था, ठीक है, पीने के लिए पानी बचाता था, ठीक है, जानवरों को पिलाने के लिए दूसरी जगह जाता था। जब नहाता था तो सप्ताह में 1 बार, और जब वो सोच के लिए जाता था, तब भी बड़ी मुश्किल से 1 लोटा उपयोग करता था, ठीक है ना। आज आदमी शौचालय में जाता है 20 लीटर पानी उपयोग करता है, ठीक है ना। नहाते वक्त तो पता नहीं 40-50 लीटर कितना पानी नहा पाता। तो पानी की कमी कहाँ है? पानी कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत की कमी होने की वजह से, चाहे आपकी नहर हो, नहर में पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? साचोर साइड में नहर है, ठीक है ना, वो नर्मदा नहर है, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं आता, ठीक है। पानी नहीं आएगा तो नहर का क्या करेंगे? तो पानी लाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिफ्ट कैनाल से पानी लाया जा सकता है, लाया हुआ भी है, ठीक है, कुछ जगह पर आया है, लेकिन उसकी सप्लाई और वो सारा, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इन लोगों को जो है पूरा नहीं मिल जाना चाहिए। मिल गया तो ये लोग उसकी डिमांड बंद कर देंगे, नई डिमांड शुरू कर देंगे। और लाइट की भी अपने बड़ी समस्या रहती है, जैसे लाइट ज़्यादा कट होती रहती है, शाम को जैसे 4 घंटे काट देता है या दिन में 4 घंटे काट। लोग इतनी गर्मी में भी या बारिश के मौसम में जब भी देखे, जब लाइट की ज़्यादा कटौती रहती है अपने यहाँ, तो उसके बारे में देखो, लाइट की बात ऐसी है कि लाइट का मतलब होता है उत्पादन के ऊपर। तो भारतीय संविधान के समय और बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि जो बिजली का मामला है, उस मामले में जो उत्पादन है, प्रोडक्ट, वो किसी भी प्राइवेट हाथ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, वितरण का मामला है, वो सरकार के पास होना चाहिए, ताकि पर्याप्त मात्रा में और सही दामों में बिजली जो है आम जन को उपलब्ध हो सके। ये चाहते थे, उनकी मंशा थी बाबा साहब अम्बेडकर की। वो चाहते थे कि भाई प्रोडक्ट कोई भी करे, लेकिन सरकार उसे खरीदे, खरीद करके फिर वो पब्लिक को अंडर में काम हो और सरकार वाजिब दामों पर उनको दे। जब सरकार पब्लिक को वाजिब दामों पर देगी तो निश्चित तौर पे खरीदेगी भी वाजिब दामों पे, ठीक है। और वाजिब दामों पे खरीदेगी तो बेचने वाला है वो ज़्यादा प्रोडक्ट करेगा, बिजली का उत्पादन ज़्यादा करेगा। ज़्यादा उत्पादन करेगा तो ज़्यादा बिजली सरकार के पास आएगी, सरकार के पास ज़्यादा बिजली आएगी तो पब्लिक को ज़्यादा बिजली मिलेगी। तो ये समस्या भी है, जो कोई समस्या नहीं है, ये पैदा की गई समस्या है, ये बनाई हुई समस्या है लोगों को ऐसा करने की। अब जैसे हमने देखा शहरों में जाकर के, आप भी देख सकते हैं कि शहरों के अंदर जो चौराहे हैं की सजावट देखिए, या फिर जो पुल हैं उनकी सजावट देखिए, वहाँ पर जो बिजली का चकाचौंध, ठीक है ना, हाँ, मतलब इतना बिजली का वहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक आम नागरिक को बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती, एक किसान को उसकी फसल जले तब भी बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती। वहाँ पर वो बिजली बिना फालतू, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
उस सर्कल पे आप 5-10 मिनट भी लगा, अगर है डेकोरेशन करना तो कर सकते हैं, लेकिन रात भर वहाँ पर बिजली जलती रहती है, ठीक है, दिन में भी जलती है, बंद ही नहीं होती है। तो एक चीज़ ये है कि अगर कहते हैं कि बिजली का दुरुपयोग होता है, सॉरी कमी है, तो इसका मतलब है मिसयूज़ हो रहा है। तो आप उस मिसयूज़ को रोक करके वही बिजली सस्ते दामों पर किसानों को और आम नागरिक को उपलब्ध करवा सकते हैं। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ ना, बात सारी नीयत पे आ जाती है। नीयत अगर आपकी सही है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो एक बालोतरा में इंडस्ट्री एरिया का जितना रासायनिक पानी है जो नदी में छोड़ा जा रहा है, उस नदी के रासायनिक पानी से लोगों के खेतों तक पहुंचता है, उनसे लोगों की फसल खराब थी, उनके रासायनिक पानी का एक तरह से बालोतरा में प्लांट भी बना हुआ है, मगर वो पानी प्लांट से नहीं होकर बाहर अवैध तरीके से नालों में छोड़ा जा रहा है, उनके बारे में जो लोगों के खेतों तक पहुँचता है और फिर लोगों के खेतों की फसलें खराब हो जाती है। एक बार वो एक रासायनिक ऐसा रासायनिक है जो खेतों में जाने के बाद वहाँ फसल होती नहीं है, तो उसका क्या आप MP बनने के बाद निवारण कर सकते हो क्या? नहीं, देखो, MP बनने के बाद भी और मैं MP न बनकर कोई और बन जाए तब भी ये सारा संभव है। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं जी। समस्या ये है कि जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जिनके मुंह से हम राष्ट्रवाद सुन रहे हैं, हाँ। उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि वे राष्ट्रवाद क्या है, उनका क्या राष्ट्रवाद है। ये खोखला राष्ट्रवाद है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि बालोतरा का जो पानी है, ठीक है ना, वो पानी जो इंडस्ट्री का है वो नदी में जाता है, नदी से खेतों में जाता है, खेतों में बर्बादी हो रही है। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम है। भारत में तो कुछ भी नहीं है, और भी देशों में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोडक्ट होते रहते हैं। भारत से तो बहुत सारा कच्चा माल बाहर जाता है, वहाँ से प्रोडक्ट होकर के आते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया से ज़्यादा इंडस्ट्री अन्य देशों में, लेकिन वहाँ ये समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्लांट बना हुआ है, लेकिन वो प्लांट का उपयोग नहीं करते। हर एक राष्ट्रवादी जो आदमी है, राष्ट्र की जो बात करता है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो स्वयंवादी है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सेल्फिश है, वो सेल्फिश है और वो सिर्फ अपना भला चाहता है। अगर वो देखता है कि मेरी इंडस्ट्री में मुझे इतना मुनाफा मिल रहा है, अगर मैं इस प्लांट के ऊपर पैसा खर्च करूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, तो अपना मुनाफा जो बढ़ाने के लिए या उसको बचाने के लिए वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो प्लांट सक्सेस रूप से नहीं चल पाता और उसमें से पानी निकल करके नदी में छोड़ दिया जाता है। और नदी में उनको मालूम है किसान मरेंगे, हमारा क्या, हमारी इंडस्ट्री तो चल रही है, हमारा पैसा तो हमको मिल रहा है, हमारा जो कपड़ा बिकेगा चाहे कुछ भी बिकेगा वो किसान खरीदेगा, वो हमें पैसा देगा, ठीक है ना। और खेत बर्बाद होगा तो किसान का होगा, धरती बर्बाद होगी तो भारत की होगी, मेरे बाप का क्या जा रहा। तो ये जो समस्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश लोगों की वजह से, स्वार्थी लोगों की वजह से जो राष्ट्रवाद का ढोंग लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, कि भारत के प्रत्येक नागरिक में ये चीज़ डाली गई है कि तुम्हारा नहीं है, सरकारी है, जो सरकारी है वो हमारा नहीं है, ऐसा एक भावना बना दी गई। सरकारी ऑफिसों के अंदर जाके देखिए आप, सरकारी ऑफिसों की सीढ़ियाँ जाकर देखिए आप, सरकारी ऑफिसों के टॉयलेट बाथरूम देखिए आप, वहाँ पर किस प्रकार से लोग पान गुटखा थूक करके, पीक थूक करके बर्बाद कर देते हैं उसको। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। वरना अपने घर में तो नहीं करते हो, अपने घर का छोटा सा भी बाथरूम है उसके अंदर पीक नहीं थूकते हो, ठीक है ना, उसमें कचरा नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है, उस सार्वजनिक स्थान को क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बनाई गई है, मेरा नहीं है। हाँ, उसके दिमाग में चलता है ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। तो अगर उसके मन में ये बात डाली जाए कि हर सरकारी संपत्ति तुम्हारे पैसे और तुम्हारे टैक्स से बनी हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब है आपका शेयर है उसके अंदर और वो आपके उपयोग के लिए बनी हुई है, तो आप उसका बेहतरीन उपयोग करें। अगर इस प्रकार की मेंटेलिटी बनाई जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सरकारी संपत्ति को भी अपनी संपत्ति मानेगा, अपने नदी को भी अपनी नदी मानेगा, अपने खेतों को अपना खेत मानेगा, तो वो उसे उस सुरक्षित रखने में सहयोग करेगा। अच्छा, तो जैसे अभी कैलाश जी है जो वोट मांग रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है, धारा 370 हटा दिए, तो बताइए उसके बारे में। देखो, धारा 370 ये एक कुछ भी नहीं मानता मैं इसको, बिल्कुल जीरो मामला है। धारा 370 के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिज़ाइन किया था तब उसके बारे में कश्मीर समस्या को लिखा था और उन्होंने कहा था कि धारा 300, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर मात्र एक आर्टिकल है 370 जो अस्थायी है, वो अस्थायी उपबंध है, बाकी सारे जो है स्थायी है। तो अस्थायी और स्थायी उपबंध का भी इतना फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात अगर हम करें तो राम मंदिर एक आस्था का मामला है। एक घर के अंदर एक छोटा सा झोंपड़ा होता है, झोंपड़े के अंदर भी आदमी एक प्लेट या पट्टा लगा करके वहाँ पर अपने इष्ट की तस्वीर रख करके पूजा कर सकता है, ठीक है। और
यहाँ बड़ी इमारत बना देने से कोई भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान खुश तब होते हैं जब प्रत्येक नागरिक उस देश का, उस भगवान का मानने वाला प्रत्येक खुश हो, उसको जो है सुख सुविधाएं मिले, उसके आधार पर वो जो है एक संपन्न और समृद्ध जीवन जिए, तभी जाकर खुश हो सकता है। अब जो मंदिर बन गया है, ये मंदिर क्या है? ये मंदिर कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोगों के रोज़गार का साधन बन जाएगा। आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए जनता से लूटे जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं वहाँ पर और पैसा दे रहे हैं। पैसा देते 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 लोग तो खोखले हो रहे हैं और वहाँ बैठे कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। तो ये मंदिर कोई रोज़गार और उसका धंधा है, मुझे लगता है कोई इष्ट आस्था का धंधा नहीं है। तो ये चीज़ सारी है। मंदिर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह देना चाहूँगा कि कुछ लोगों का अपना मतलब और स्वार्थ सिद्ध करने का मामला है। अच्छा। और कुछ भी नहीं है। आम लोगों को सिर्फ आस्था के नाम पर और उनके जो है क्या कह सकते हैं, उनकी भावनाओं को लेकर के उन्हें इस प्रकार वोट बैंक बनाने का मामला होता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो साथियों, आप देख रहे, जुड़े रहिए 10 अटक से। हमारे साथ थे तारा राम जी नैना, धन्यवाद। कैमरामैन पर सुरेश प्रजापति के साथ मैं आपका साथी नरेश। धन्यवाद।